हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और 2023 का पेपर आप लोग देके आ चुके हैं सिविल सर्विसेज का, तो चलिए ज़रा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के सेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब सिंपल सा है। हमने ये जब आपका बेयर एक्ट भी पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने बड़ा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स किए थे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी और आपके लिए समझना बहुत मतलब इजी भी है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना टफ लगा होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। सिंपल सा है कि जब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लेते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है इसका कि हम यहाँ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ले रहे हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर आप इसे ये समझना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर देख लें कि ये इंग्लिश लॉ में नेचुरल जस्टिस जो है ना, ये एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस मतलब विदाउट बायसनेस आप जो है रूल करें। एंड सेकंड थिंग कि राइट टू अ फेयर हियरिंग होनी चाहिए। राइट टू फेयर हियरिंग होनी चाहिए मतलब अगर मैं हिंदी में देखूं तो पक्षपात के खिलाफ नियम और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर लूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आए। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ आपको स्टेटमेंट दी हुई है। एक स्टेटमेंट है कि इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। मतलब अगर मैं इसे हिंदी में देखती हूँ कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों से करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 7th शेड्यूल है उसमें स्टेट लिस्ट में आपका जो है ये प्रिजन वाला मैटर दिया गया है। वहीं आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या कहता है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर हम इसे हिंदी में देखते हैं तो कथन 2 कहता है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहा है। अब देखिए, पॉलिटी है, बहुत अच्छी बात है। ये जो है आपके 7th शेड्यूल में दी गई है प्रिजन वाली बात, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पूछा गया है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना। ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, लगभग 1 महीने पहले की ही बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो है आनंद मोहन को रिहा करवाया है। और ये जो आनंद मोहन है ये क्या है, तो ये राजपूत के लीडर हैं और इन्होंने 1994 में क्या किया था, तो एक डीएम की हत्या करवा दी थी। मतलब लोगों को उकसाया और लोगों ने एक डीएम की हत्या कर दी। और वो जो डीएम थे वो क्या थे, तो वो दलित थे। और अब जब वो सज़ा काट रहे थे तो उनको रिहा करवाने के लिए क्या किया, देखिए सबसे पहले तो इनको फांसी थी, फिर वो उम्र कैद में चेंज किया गया और उसके बाद अब जो है प्रिजन एक्ट में चेंजेस करके वहाँ की बिहार गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है कि स्टेट लिस्ट में आता है मैटर, तो स्टेट खुद ही देखता है इन सारी चीज़ों को। तो उन्होंने क्या किया कि भाई प्रिजन एक्ट में चेंजेस किए और उस बेस पर इनको रिहा कर दिया। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई इतना मतलब पॉलिटी कौन पढ़ेगा, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो सिंपल सी बात है कि बेसिक चीज़ें तो हम बेयर एक्ट में पढ़ लेते हैं, आपकी कोई हम हेल्प बुक लेके उन चीज़ों को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। कुछ हमने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे और उनको सॉल्व करके हमें ये पता लगता है कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। एंड जो इसके बाद लास्ट जो चीज़ आपको पॉलिटी के लिए करनी होती है वो होता है आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप ध्यान दें। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? क्योंकि जेल का जो प्रशासन है वो कौन देखता है, तो वो स्टेट देखती है। और स्टेट में जो है वो आपका ये 1894 से चल रहा था, एक एक्ट के थ्रू चल रहा है और उन्हीं का पूरा आपका क्या होता है, रूल होता है। तो आई होप आपको पता होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ठीक हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं उन सभी ने न्यूज़पेपर पढ़ा था। और अगर आज तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ अब इस बात को समझें कि न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको पेपर पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। तो दोनों सही हैं और इसका क्या है, ये बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। देखिए, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ जब आप इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको सिंपली पता लग जाता है क्या है कि इसका काम है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि वो आपको बताए कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। और जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है और वो उसका चीफ पर्पस हमें बताता है। तो आंसर इज सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहां पर इन्होंने कहा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं इसे हिंदी में देखूं तो है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तो देखिए, आप जो है सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट आपका जो अमेंडमेंट है वो ही आपको बताता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या हुआ, आपका 9 शेड्यूल ऐड हो गया, है ना। 9 शेड्यूल ऐड हो गया, और वो क्यों था? क्योंकि आपका जो अगर आपको ध्यान हो, मैंने बेयर एक्ट जब आप लोगों को क्लास में करवाया था तो हम ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। कि सिंपल सा क्या है, 9 शेड्यूल को यहाँ पर ऐड किया गया किससे, फर्स्ट अमेंडमेंट से। और वो क्यों किया गया? क्योंकि जब हमारी कंट्री बनी थी, जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमें यहाँ पर क्या था, हमें यहाँ पर सभी को जो है एक लैंड जो है लोगों को देनी थी, क्योंकि सभी जो ज़्यादातर लोग मजदूर थे या फिर हम कहेंगे कि किसान थे जो कि लैंडलेस थे, तो उनको आप लैंड कहाँ से देते? लैंड तो हमारे पास जितनी थी वो क्या थी, तो ज़मींदारों के पास थी। तो उनसे फिर अगर आप लैंड लेते तो उनका क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जाता। और अगर किसी की भी आप लैंड लेंगे तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, वो कोर्ट चला जाएगा। तो इसी चीज़ से हमने निपटने के लिए क्या किया, 9 शेड्यूल डाला। और आप देखेंगे कि 9 शेड्यूल में ज़्यादातर आपके लैंड एक्विजिशन के ही सारे एक्ट्स को हमने उसमें डाला हुआ है। और उस टाइम पर ऐसा था कि आपके 9 शेड्यूल में जो चीज़ चली गई उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इससे ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी कि ए। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। हम चलते हैं आगे। मुझे लगता है कि इन्होंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं इस बार पॉलिटी के, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। अब देखिए बॉडीज कौन कौन सी हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय विधि आयोग है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। अब ये सिंपल सा इन्होंने पूछा है कि आप हमें ये बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है। तो देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है, जिनको आपने मेंशन किया है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। तो अगर आपने मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी हमने कोई चीज़ वहाँ पर नहीं देखी है। तो सिंपल सा आंसर क्या है, ओनली 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट पढ़ के तो मुझे मजा आ गया था। ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। देखिए, अगर आपने बेयर एक्ट मेरे साथ पढ़ा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बेयर एक्ट में एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मैं ये ड्यूटी देती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। क्या कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उन्होंने अब तक जो भी ड्यूटीज परफॉर्म किए क्या वो भी इनवैलिड हो जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड सेकंड है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। कि भाई क्या सिर्फ इस बेस पर जो है ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसे मुलतवी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड थर्ड इज, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम्स लिमिट within which he she has to declare his her assent। तो क्या टाइम लिमिट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। फिलहाल एक बार मैं इसे हिंदी में पढ़ना चाहूंगी, तो चलिए जरा देख लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एंड थर्ड है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति की अपनी अनुमति देनी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने सही हैं, यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि क्या है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। तो देखिए ये चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ी हुई है। इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या? व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, कि जब भाई आपकी लोकसभा ट्रांसमिट कर रही है राज्यसभा को अपना फाइनेंस बिल, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। क्या वो अमेंड और रिजेक्ट कर सकती है?
Second is, when the Lok Sabha transferred money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. दोनों statements रही हैं. तीसरे पे चलते हैं. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill. बिल्कुल सही बात है कि money bill पे तो कोई joint sitting नहीं होती है. But अब बट से आगे थोड़ा सा हो जाता है ट्विस्ट. बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. क्या वो नेसेसरी हो जाती है फाइनेंस बिल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है. तो सिर्फ दो इसके ठीक है. एक बार जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला क्या है? जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है. हाँ, कर सकती है. तो दूसरा है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है. बिल्कुल सही है. तो थर्ड है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती. बिल्कुल सही बात है. किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है. नहीं, ऐसा नहीं है. तो इसके क्या है? केवल दो ठीक हैं. ठीक है. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसका तो ओनली 2 आंसर हो गया. चलते हैं 38 पे, जो कि क्या है? कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात कर रहा है. तो चलिए जरा देख लें. वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कम्युनिटी रिजर्व किसी एरिया को, तो क्या क्या हो सकता है? पहला देखिए, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. ये बात बिल्कुल ठीक है और ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. सेकंड है, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया. बिल्कुल ठीक बात है, वहां पर हंटिंग अलाउड नहीं है. हंटिंग नहीं हो सकती. थर्ड है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि सिर्फ वहां पर वो क्या कर सकते हैं? नॉन टिम्बर वहां से कलेक्ट कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक है. हंटिंग वहाँ नहीं होगी, वहाँ पर जो है सिर्फ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वो प्रोड्यूस को ले सकते हैं. एंड चौथा है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. नहीं, ये नहीं है. चौथा है जो है वो गलत है. एक बार अगर हिंदी में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है. ये बिल्कुल ठीक है. सेकंड है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती. ये भी ठीक है, वहां शिकार नहीं कर सकते. एंड थर्ड है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है. जी बिल्कुल सही है. एंड चौथा है, ऐसे क्षेत्र के लोग पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है. नहीं, वहां अनुमति नहीं होती. ये आप देखें कि ये ना आपके साइट पे डाउन टू अर्थ पे दिया गया है. तो चलिए जरा देख लेते हैं. मैंने लिंक भी यहाँ पर दे दिया है, आप अगर चाहें तो वहाँ पर जाके पूरा देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल. तो ये क्या कहता है कि दीज प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो कम्युनिटी रिजर्व है, वर फर्स्ट ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में. तो ये जो अमेंडमेंट थी किस में हुई थी? अमेंडमेंट हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में. ठीक है जी. तो उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट हुई 2002 में, और इन्होंने क्या कहा कि द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई टू एन एरिया वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ कम्युनिटी रिजर्व. एक बार अगर कम्युनिटी रिजर्व ये डिक्लेयर हो गया तो वहां पर ये प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा. सेक्शन 33 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पासिस द अथॉरिटी ऑफ द सेंचुरी टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. तो यहाँ पर पहले आपका ठीक हो गया कि यहाँ के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो यहाँ की अथॉरिटी उनको मिल जाती है. एंड सेकेंड क्या है, आफ्टर फॉरेस्ट हैज बीन मेड इन टू अ कम्युनिटी रिजर्व, कि जब आपने उसे कम्युनिटी रिजर्व में बना दिया है, पीपल कैन नॉट हंट देयर. तो वो स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है ना, कि वहां पर आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं. नॉर कैन दे यूज इट फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकते. ठीक है. लीव अलोन झूम कल्टीवेशन. ओके. तो यहां अगर हम देखें तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो आपके बन गए अथॉरिटी. एंड सेकंड, हंटिंग वहाँ नहीं कर सकते. थर्ड, फॉरेस्ट टिम्बर का जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं. एंड फोर्थ, यहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो अलाउड नहीं है. सिर्फ यहाँ पर क्या हो, नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है. सॉरी, ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, नॉर कैन दे यूज इट फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लीव अलोन झूम कल्टीवेशन. सिर्फ क्या कर सकते हैं यहाँ पर? झूम कल्टीवेशन को ही छोड़ देते हैं. ठीक है जी. तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ये चारों स्टेटमेंट्स के बारे में. ये यहाँ पर 38 क्वेश्चन में इसीलिए यहाँ पर ये लिंक भी दे दिया गया है. आप जरा इसे ध्यान से देखें तो ये चारों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ से समझ में आती हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि इसलिए आपका इन साइट्स को विजिट करना भी ज़रूरी हो जाता है, और ये चीज़ें एज इट इज़ वहाँ से उठ के आई होती हैं. तो हम चलते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज. क्या शेड्यूल्ड एरियाज में अगर हम देखें इंडिया में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबसे पहला, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक बात है.
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से ही होगा वो एरिया। सेकंड है द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड थर्ड इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, ये गलत है क्योंकि जो स्टेट से कंसर्न रिपोर्ट्स हैं वो कौन देते हैं, वो गवर्नर देते हैं। और किसको देते हैं, तो वो आपके प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। तो आपका थर्ड गलत है और फर्स्ट और सेकंड ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें तो भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही। सेकंड, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। एंड थर्ड इज संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। तो सिर्फ हमारा फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। तो 39 का आंसर क्या है, ओनली 2। चलते हैं हम 40 पे, जो कि हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, हैज हेल्ड इन सच जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड अंडर आर्टिकल 16 का 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि SC/ST की रिजर्वेशन की बात कर रहा है, वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 ओके फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे, जो क्या कहता है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन बिल्कुल नहीं किया गया है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगर हम हिंदी में देखें तो कथन 1 कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। एंड सेकंड क्लॉज कहता है, सेकंड कथन कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है और उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो आपका कथन 1 वाला सही है, ठीक है जी। तो आंसर इज सी। हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो बताता है आपको कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि पहला क्या है, जिन लोगों ने बेरेक्ट में हम मेरे साथ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा था वो लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे कि द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो क्या बताइए कि सिंपल सा ये जो यहाँ पर वर्ड हो गया है नॉमिनेटेड, क्या इसकी वजह से ये हो नहीं गया, नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो ये गलत हो गया है ना। अगर मैं हिंदी में इसको देखूं तो संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकेंड इज हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, कि जितने ज़्यादा आपके इलेक्टिव असेंबली सीट्स के मेंबर्स होंगे, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट, मतलब जितने ज़्यादा एमएलए उतने उनकी वोट की वैल्यू होगी। वाइस वर्सा नहीं हो गया, ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आपको पता होगा एमएलए के वोट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, है ना। तो उसी से निकालते हैं, जितना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ एमएलएज हो जाएंगे तो उतना उसकी वैल्यू कम होगी ना, ज़्यादा कैसे होगी। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि वहाँ की पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है, और सीट्स हमने दे दी 100, ठीक है, मैक्सिमम नंबर दे दिया। तो अगर मैं देखती हूँ तो उसकी वोट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 1000। और अगर मैं कहूँ कि ये 50 हो जाए, मतलब अगर एमएलए जो है सिर्फ 50 ही होते तो क्या होता, तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा 2000। बताइए 1000 वोट की वैल्यू ज़्यादा है या 2000 वोट की वैल्यू ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है ना कि जितने एमएलए आपके कम होंगे उतना ही वो क्या होगा, उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ ये रिवर्स हो गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। मैं हिंदी में देखूँ, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य में के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये कह रहे हैं कि एमएलए जो है ना मध्य प्रदेश का, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है किससे, केरला से। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देती हूँ, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए केरला में अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ ईच वोट कितना है 152, वहीं एमपी में कितना है 131। तो बताइए किसकी ज्यादा है,
केरला की ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश की ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली केरला की ज़्यादा है। और यहाँ पर ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश की ज़्यादा है, तो हो गया ना ये गलत। हम चलते हैं लास्ट पे, क्योंकि है फोर्थ स्टेटमेंट। अगर मैं हिंदी में एक बार थर्ड को देखूँ तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। नहीं, केरल का 152 है, उसका 131 ही था, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हम चलते हैं फोर्थ पे, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज हाइयर। मतलब एमएलए जो है ना पुदुचेरी का, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है, किससे? अरुणाचल प्रदेश से। चलिए जरा देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के वोट की वैल्यू कितनी है? 8, और पुदुचेरी की कितनी है? 16। किसकी ज्यादा है? पुदुचेरी की, है ना। और ये क्या कह रहे हैं? पुदुचेरी की ज्यादा है, तो इनकी बात ठीक है, बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द पुदुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? फोर्थ। तो इसका आंसर क्या है? केवल 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे कि आपके जो अभी पॉलिटी के सेक्शन में आए हैं। यहाँ ये बुक है जो पुनीत राजन गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटिंग इंडियंस इन यूनाइटेड इंडिया। मैं चाहूँगी आप इस बुक को पढ़ें, आपके पॉलिटी से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन्होंने यहाँ पर एक ही जगह पर कंपाइल करके हर चीज़ को इतने अच्छे से बताया है कि आपको मतलब बहुत खुशी होगी ये बुक पढ़ के। तो क्योंकि पॉलिटी की एक बुक तो सभी रेकमेंड करते ही हैं और सभी पढ़ना भी चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी आप इस बुक को पढ़ें। और साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि ये एग्ज़ाम जो है आपका टेक्निकली बहुत अच्छे से आप इसे गो थ्रू करें इस एग्ज़ाम से, तो हमारा जो नालंदा आईएएस एकेडमी है वो फ्री सेमिनार करवा रहा है 4 जून को नजफगढ़ में यादव भवन में। मैं चाहूँगी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस सेमिनार को अटेंड करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। एंड आप सभी को गुड लक, और मिलते हैं यादव भवन नजफगढ़ 4 जून 10:05 पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।